एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 3। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं हम एपिसोड 3 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि यांगियो की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर शियोंग भी आ चुकी थी जो कि शेमन के हुलिये में ही थी और वो अंदर रूम में जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर शियोंग देखती है कि इस जगह पर काफी सारी इविल स्पिरिट्स घूम रही हैं। और तभी यहाँ पर हम दो लेडीज को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जो ये बोल रही होती है कि यहाँ पर फ्यूनरल में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, जबकि हमने तो 30 लोगों का खाना तैयार किया है। और ये बात शियोंग भी सुन लेती है। शियोंग अब अपनी मॉम को कॉल करती है ताकि वो उन्हें भी इस फ्यूनरल में आने के लिए बोले, लेकिन तभी हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम कोई रिचुअल कर रही थी, जिसकी वजह से शियोंग की मॉम शियोंग को कॉल नहीं उठाती। इसी वजह से शियोंग अब अपने फ्रेंड जियो को कॉल करती है, लेकिन जियो भी इस टाइम गेम खेलने में बिजी था। इसी वजह से शियोंग उसे मैसेज कर देती है कि यांगियो की ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, तो जल्दी से तुम उनके फ्यूनरल पर आ जाओ। अब हम फिर से शियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि इस टाइम एक रिचुअल कर रही थी और यहाँ पर उनके साथ उनकी बड़ी सिस्टर भी थी और वो भी एक शेमन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस इविल एनर्जी को वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हमें और भी काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस रिचुअल का हिस्सा बने हुए थे। यांगियो के ग्रैंडमा के फ्यूनरल पर अब और भी लोग आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर यांगियो का अंकल भी आता है जो कि आते ही यांगियो को इन सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराने लग जाता है और उससे कहता है कि बचपन से ही तुम इसी तरह के हो, जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और अब तुम अपनी ग्रैंडमा को भी खा गए हो। ये देखकर शियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब वो आदमी शियोंग को भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सब लोगों से बोलने लग जाता है कि आखिर एक फ्यूनरल में शेमन का क्या काम है। इतनी ही देर में यहाँ पर जियो भी आ जाता है। अब दूसरी साइड हम शियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि एक रूम में थी। वो उस इविल स्पिरिट को पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वो सभी लोगों को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन इतनी ही देर में वो इविल स्पिरिट अब शियोंग की मॉम के ऊपर ही अटैक कर देती है। शियोंग की मॉम अब रूम से बाहर आती है और इस रूम को लॉक कर देती है और हम देखते हैं कि इस टाइम उनके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर मौजूद स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से शियोंग की मॉम अब इन सभी लोगों को बोलती है कि इस स्पिरिट को भगाने के लिए आप लोग किसी भी और शेमन को मत बुलाइएगा। और यहाँ पर शियोंग की मॉम उस लेडी के पैसे भी वापस कर देती है और उससे बोलती है कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। अब शियोंग की मॉम इन लोगों से बोलती है कि यहाँ पर तुम लोगों को किसी भी शेमन को बुलाना नहीं चाहिए, वो स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसे यहाँ से जाना होगा तो वो खुद यहाँ से चली जाएगी। और ये बोलने के बाद अब सभी लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं और वापस जाते हुए शियोंग की मॉम को यहाँ से एक अजीब सी चीज मिलती है और तभी हमें रोड पर चलती हुई एक लड़की दिखाई जाती है। उसने अपने कान में भी बिल्कुल वैसी ही एक चीज पहनी हुई थी और तभी रोड से एक छोटा बच्चा गुजरता है जो कि इस टाइम साइकिल चला रहा था और ये लेडी उसे हाय बोलती है और आगे बढ़ जाती है। और तभी यहाँ पर हमें एक घोस्ट को भी दिखाया जाता है। इस लड़की के थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक गाड़ी आती है और उस बच्चे को हिट करते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बेचारा यहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही थी। अब यांगियो जियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे शियोंग ने बताया था। लेकिन यांगियो बोलता है कि शियोंग तो यहाँ पर आ ही नहीं, फिर शियोंग को कैसे पता चला, जिसके जवाब में जियो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है, इसी वजह से उसे पता चल गया होगा और कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर आने वाली होगी। और अब जियो शियोंग को मैसेज करता है और उसे बोलता है कि जल्दी से कपड़े चेंज कर तुम यहाँ आ जाओ। शियोंग उसे बताती है कि मेरे पास कोई और कपड़े नहीं है। खैर अब यांगियो भी अपने घर चला जाता है और तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जो कि उससे बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी ग्रैंडमा मर गई। ये कौन था ये हमें नहीं बताया जाता। अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि फ्लावर मास्टर से बात करती है और उसे ब्लेम करती है कि तुमने मुझे फेक एमुलेट दिए, लेकिन फ्लावर मास्टर उससे बोलता है कि तुम मेरी सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें 50 एमुलेट बना कर दूंगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे और तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। अब हम शियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि अभी तक उसी अजीब सी चीज को देख रही थी। यहाँ पर उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग शेमन हो, तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो वो इविल स्पिरिट अब तक उसे मार चुकी होती। अब हम यांगियो को देखते हैं जो कि अपने अंकल की बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा दुखी हो रहा था और साथ ही वो अपनी ग्रैंडमा के साथ स्पेंड किया हुआ अपना अच्छा टाइम याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर वो रोने लग जाता है। अब दूसरी साइड हम शियोंग की मॉम को देखते हैं। वो अपनी सिस्टर से बात कर रही थी कि लास्ट टाइम हम लोग जिस घर में गए थे और वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो एक लेडी की स्पिरिट ने किया है। वो एक ह्यूमन लेडी है जो अपनी स्पिरिट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और अभी भी शियोंग की मॉम को वहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, वो लेडी चेक करना चाहती थी कि आखिर जो स्पिरिट उसके पास
सास है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी ही देर में यहाँ पर शियोंग भी आ जाती है जो कि अपने मॉम से बोलने लग जाती है, मॉम आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं आए, मुझे आप लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर उसकी आंटी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारी जरूरत क्यों की, जिस पर वो बताती है कि येंग्यू के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसमें येंग्यू का कोई कसूर नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स ही उसके साथ कर रही हैं, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं 21 दिन तक उसे बचाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी आंटी बोलती है कि शायद तुम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, और यहाँ पर वो उसे एक बुक भी देती है और उसे बताती है कि अगर तुम येंग्यू की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस बुक को कंप्लीट रीड करना होगा। इसी वजह से शियोंग अब उस बुक को लेकर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन ये बुक किसी और लैंग्वेज में थी, जिसकी वजह से शियोंग बुक पढ़ते हुए बोलती है कि अगर इसी तरह से मैं इस बुक को पढ़ती रही तो ऐसे तो मेरी सारी उम्र इसी बुक को समझने में गुजर जाएगी। अब नेक्स्ट डे शियोंग येंग्यू के घर जाती है और उससे बोलती है कि यहाँ पर मेरा कुछ सामान रह गया था और उसी सामान को मैं वापस लेने के लिए आई हूँ। और तभी यहाँ पर शियोंग एक घोस्ट को देखती है और ये घोस्ट तभी किसी के पास आता है जब वो इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो। इसी वजह से शियोंग यहाँ पर समझ जाती है कि येंग्यू काफी ज्यादा दुखी है और वो सुसाइड करना चाहता है। अब शियोंग येंग्यू से बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा दुखी हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इस तरह से दुखी देखकर तुम्हारी ग्रैंडमा को बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि तुम्हारी ग्रैंडमा को भी सुकून मिले और तुम्हें वो काम करने चाहिए जो तुम्हारी ग्रैंडमा को पसंद थे। और ये बोलने के बाद अब वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर जियो आ जाता है और उसके हाथ में एक की थी जो कि आर्चडी के ग्राउंड की थी, और वो बोलता है कि मुझे आर्चडी के टीचर ने तुम्हें ये देने के लिए बोला है, और वो की देने के बाद अब जियो यहाँ से चला जाता है। अब हम शियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में जाती है और उस लेडी से दूसरी लेडी के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं उस लेडी के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो अब काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। शियोंग की मॉम उससे बोलती है कि तुम उसे कोई भी चीज सेल मत करना, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम यूमू हवा है और हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी ऑलरेडी ही यहाँ पर छुपी हुई थी। अब हम शियोंग को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने येंग्यू के पास सुसाइड घोस्ट को देखा था, यानी कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसे बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि सुसाइड घोस्ट दोपहर के टाइम ज्यादा ही एक्टिव होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दोपहर के टाइम ही सुसाइड करते हैं। अब दूसरी साइड हम येंग्यू को देखते हैं। यहाँ पर येंग्यू से मिलने के लिए उसके अंकल आते हैं और उसकी ग्रैंडमा की कुछ पिक्चर्स मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उनकी पिक्चर को म्यूजियम में रखा जाता है। दूसरी साइड हम शियोंग और उसकी मॉम को देखते हैं। यहाँ पर शियोंग की मॉम शियोंग से बोलती है कि तुम्हें एक ह्यूमन एमुलेट बनाना होगा, यानी कि तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर ही एमुलेट बनाने होंगे, जिसकी वजह से शियोंग अब अपने चेस्ट के ऊपर ही एक एमुलेट बनाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि अब तुम्हें येंग्यू के आसपास रहना है और उसे टच करते रहना है, ऐसा करने से सभी घोस्ट येंग्यू से दूर रहेंगी। और ये सुनकर अब शियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो येंग्यू को टच कर सकेगी और उसके आसपास रह सकेगी। शियोंग अपनी बॉडी पर उन एमुलेट को बनाने के बाद सीधा येंग्यू के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि चलो आज हम दोनों मिलकर कॉलेज जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शियोंग देखती है कि सुसाइड घोस्ट अभी तक येंग्यू के पीछे ही आ रहा है। इसी वजह से वो वैन में जाती है और येंग्यू की सीट पर बैठ जाती है, लेकिन येंग्यू यहाँ पर शियोंग के साथ नहीं बैठता और वो जियो के साथ जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से अब शियोंग भी उस सीट से उठकर इन दोनों के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। और यहाँ पर वो येंग्यू की नेक पर टच करती है, जिसे देखकर जियो बोलता है कि लगता है कल रात तुमने काफी ज्यादा स्टडी की है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, आज सुबह से तुम पागलों की तरह हरकतें कर रही हो। लेकिन शियोंग उसका कोई जवाब नहीं देती और तभी हम देखते हैं कि शियोंग के येंग्यू को हाथ लगाने की वजह से वो घोस्ट भी अब येंग्यू से दूर हो गया है। और अब ये लोग अपने कॉलेज आ जाते हैं। यहाँ पर मुब्योन और उसके साथी ने सभी स्टूडेंट को ये बता दिया था कि आग लगने के पीछे येंग्यू का कोई कसूर नहीं था, और इसी वजह से सभी लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि इतने ज्यादा इनोसेंट लड़के के ऊपर तुम लोगों ने इल्जाम लगाया था, ये तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि येंग्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास रहना शुरू कर देती है और बार बार उसे किसी न किसी बहाने से टच करती है। कभी उसके क्लोज जाने के लिए अपने चीजें गिरा देती है तो कभी जानबूझकर उसे हाथ लगाती है, और ये सारी चीजें येंग्यू को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और साथ ही जियो भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। अब जियो शियोंग से पूछता है कि आखिर आज सुबह से तुम इतनी ज्यादा अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, जिसके जवाब में वो बताती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ येंग्यू को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और मैं येंग्यू को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं तब तक येंग्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी जब तक कि वो मुझ पे ट्रस्ट करना ना शुरू कर दे, और इन सारी चीजों में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। अब हम येंग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी शियोंग उसका पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ा ही आगे जाने पर येंग्यू को भी अंदाजा हो गया था कि शियोंग उसके पीछे आ रही है, इसी वजह से वो रुक जाता है। शियोंग जो कि काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी वो येंग्यू से टकरा जाती है। अब येंग्यू शियोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों सुबह से मुझे फॉलो कर रही हो, जिसके जवाब में शियोंग बोलती है कि मैं तो बस अपने घर जा रही थी और वैसे भी ये रास्ता तुम्हारे घर का नहीं है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, जिसकी जवाब में वो बताता है कि मैं म्यूजियम में जा
रहा हूँ। और ये सुनकर अब शियोंग भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अब ये लोग म्यूजियम तक पहुँच गए थे। यहाँ पर शियोंग की ग्रैंडमा के कुछ पिक्चर्स रखी हुई थी जिन्हें देखकर यांग्यू अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ ही शियोंग भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो यांग्यू से बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा काफी ज्यादा अच्छी थी, मैं उन्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। शियोंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे देखते हुए यांग्यू भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर शियोंग यांग्यू से बोलती है कि सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की पिक्चर के आगे फ्लावर रखना काफी नहीं है, तुम्हें वो काम करने चाहिए जो तुम्हारी ग्रैंडमा को काफी ज्यादा पसंद थे और जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती थी, जैसे कि तुम आर्चरी करते थे और तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती थी। और यहाँ पर यांग्यू भी अब अपनी ग्रैंडमा को याद करने लग जाता है कि जब वो आर्चरी किया करता था और जब उसे अवार्ड मिला था तो उसकी ग्रैंडमा कितनी ज्यादा खुश थी। इसी वजह से अब वो डिसाइड करता है कि वो फिर से आर्चरी करना स्टार्ट कर देगा और उसका ये फैसला सुनकर शियोंग भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम यांग्यू को आर्चरी के ग्राउंड में देखते हैं जहाँ काफी टाइम के बाद वो आर्चरी कर रहा था और उसे आर्चरी करता हुआ देखकर शियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग फिर से अपनी क्लास लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सभी क्लास के ग्रुप बना दिए गए हैं और यहाँ पर शियोंग को ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है कि यांग्यू और शियोंग एक ही ग्रुप में है। अब शियोंग और यांग्यू के ग्रुप में जियोन और एक लड़की भी थी। यहाँ पर ये चारों बैठकर स्टडी कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शियोंग की नजर एक बेबी घोस्ट पर पड़ती है और उसे देखकर उसे अपनी मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बता रही थी कि तुम्हें 3 तरह के घोस्ट को अवॉइड करना होगा, जिनमें एक स्माइलिंग घोस्ट है और एक डांसिंग घोस्ट है और तीसरा है उनमें चाइल्ड घोस्ट, और इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक भी चाइल्ड घोस्ट ही होता है, तुम उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। खैर अब इनकी क्लास भी खत्म हो जाती है, इसी वजह से शियोंग और यांग्यू क्लास से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर यांग्यू शियोंग से कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर इनका आर्चरी टीचर आ जाता है और वो यांग्यू से पूछता है कि क्या तुमने कल आर्चरी की थी, जिस पर यांग्यू झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं मैंने आर्चरी नहीं की, जिस पर टीचर बोलता है कि इन्हें सफाई करने की सजा दी गई थी ना, जाओ जाकर मेरे रूम को साफ करो, जिसकी वजह से यांग्यू अब उनके रूम को साफ करने के लिए चला जाता है, लेकिन आर्चरी टीचर भी अब उसके पीछे ही जाता है और यहाँ पर उससे काफी सारी बातें करता है और साथ ही उसे अपने बचपन की काफी ज्यादा स्टोरीज भी सुनाता है। और फाइनली यहाँ पर आर्चरी टीचर यांग्यू को आर्चरी करने के लिए कन्विंस भी कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो ग्राउंड में जाता है और आर्चरी करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शियोंग भी उसे आर्चरी करते हुए देख रही थी और वो दिल ही दिल में बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम आर्चरी करने के लिए जरूर आओगी, और ये देखकर शियोंग काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अब शियोंग अपने घर आ जाती है और फ्लावर मास्टर को वीडियो कॉल करती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने अपने कॉलेज में आज एक बेबी घोस्ट को देखा था और मैं उसे भगाना चाहती हूँ, इसी वजह से फ्लावर मास्टर उसे एक एमुलेट बनाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर शियोंग भी फ्लावर मास्टर के बताए गए तरीके को फॉलो करते हुए फाइनली एक एमुलेट को बना लेती है और फ्लावर मास्टर से बोलती है कि इस एमुलेट को मैं अपनी क्लास की एक डेस्क पर लगा दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी क्लास में जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू भी आ जाता है। शियोंग अब यांग्यू से बोलती है कि तुम्हें आर्चरी करना पसंद है ना, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता और शियोंग से बोलता है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, और अब वो दोनों स्कूल की छत पे आ जाते हैं। यहाँ पर यांग्यू शियोंग से बोलता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो और तुम मुझे फॉलो क्यों करती रहती हो, जिसके जवाब में शियोंग बोलती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती, मैं तो अपने रास्ते जा रही होती हूँ, पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ टकरा जाती हूँ। ये सुनकर यांग्यू बोलता है कि इतना बेकार एक्सक्यूज तो मत दो, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ इसी वजह से रहती हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर तरस आता है। ये सुनकर शियोंग बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। यहाँ पर शियोंग यांग्यू से पूछती है कि अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करो तो तुम्हें कैसा फील होगा, जिसके जवाब में यांग्यू बताता है कि मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अब शियोंग उसके सर पे हाथ फेरती है और उससे बोलती है कि बड़े हमेशा अपने छोटों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे बड़े हमारे सर पे नहीं रहते तो हमें खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और इसी तरह से तुम्हें भी खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्या, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ और हर टाइम तुम्हें फॉलो करती रहती हूँ, क्या तुम मुझे ये सब कुछ करने दोगे। जिसके जवाब में अब यांग्यू कुछ नहीं बोलता और बस स्माइल करने लग जाता है। और तभी शियोंग देखती है कि यहाँ पर जो घोस्ट था वो भी अब पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है, और ये देखकर अब शियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यांग्यू से बोलती है कि हाई फाई दो। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देने वाले होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग्यू शियोंग का हाथ पकड़ लेता है। अब शियोंग भी यांग्यू का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, और बस एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा, और अगर आप एपिसोड 4 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।